इसका कुछ मतलब रख दिया होगा कुछ। आ का मतलब आजा, आ। देखो ये लिटरली ऐसा ही हुआ होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक कल्पना करवाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा हुआ होगा। कई बार एग्जामिनर इसलिए भी नंबर काट देता है क्योंकि 100 नंबर देना ना, उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई कैसे दे दिए 100 नंबर। फिर 100 नंबर वाले की कॉपी 4-5 लोग चेक करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का इस शानदार सी क्लास के लिए, बेहतरीन सी क्लास के लिए। आज मुकाम बैच के अंतर्गत आज हम वर्णमाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हिंदी का पहला टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो। ठीक है, आपकी परीक्षा में गद्य खंड भी आएगा, पद्य खंड भी आएगा, जो टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन है वो, निबंध आएगा, पत्र लेखन आएगा, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण वाला अंश भी आपकी परीक्षा में आता है। तो ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहली क्लास आपको मिल रही है दोस्त। ठीक है, ये टॉपिक आज का रहेगा वर्णमाला। आइए इस टॉपिक को करते हैं शुरू। ठीक है, भारतीय झंडे यानी कि तिरंगे को सलाम करते हुए, जय हिंद कहते हुए आज के इस शानदार से सेशन की शुरुआत करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा ये सेशन रहने वाला है। टॉपिक है वर्णमाला। अब भाई वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है जी, वर्ण किसे कहा जाता है। प्यारे साथी, आप लोगों ने जीके जीएस के अंदर जब हम एसएसटी वगैरह पढ़ते हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाषाण काल होता है एक, हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा है ना सबने। पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल होता है, पैलियोलिथिक एज अंग्रेजी में कहें तो। ठीक है जी, स्टोन एज जो पाषाण का काल है। तो तब हमारे पास कोई भाषा नहीं थी, तब हम इंसान नहीं थे, बेसिकली हम क्या थे भाई, जानवर थे। तब इंसान इंसान नहीं था भाई, तब हम इंसान थे ही नहीं, ये समझ लो। तब हम क्या थे भाई, जानवर थे। तब हम एकदम जानवर वाली ही स्थिति में थे। आज जैसे जानवर रहते हैं, एक जानवर दूसरे को मारेगा, खाएगा, भाई वो क्लास तो नहीं जा रहे। ऐसा तो नहीं है कि शेर का बच्चा कह रहा है अब मैं 7th क्लास में पहुंच गया हूं, ऐसा तो नहीं होता ना, उनमें पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं हो रही। भाई उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं किया, पर हमने धीरे धीरे विकास शुरू किया। देखिए तब कुछ ऐसी अवस्था रही होगी कि ऐसे हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, देखिए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस आप समझने पर ध्यान देंगे, मेरा उद्देश्य है चीजों को आपको समझाना। ठीक है जी, आइए। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या किया करते थे भाई, झींगा लाला हम किया करते थे। यानी कि न तो हमारे पास कोई भाषा थी, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं वैसी स्थिति हमारी हुआ करती थी। तब फिर धीरे 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 हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ तो ध्वनि बनी। क्या बनी जी, ध्वनि यानी कि आवाज। किसी ने कुछ आवाज निकाली होगी कि जी इस आवाज को हम ये कहेंगे, इसका कुछ मतलब रख दिया होगा कुछ। आ का मतलब आजा, आ। देखो ये लिटरली ऐसा ही हुआ होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक कल्पना करवाना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा हुआ होगा। हम तो ये जान ही नहीं सकते ना, तब कोई सीसीटीवी कैमरा थोड़ा ना लगाया था कि हम एग्जैक्ट बता दें। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आ का मतलब आना, जा मतलब चले जा। समझ रहे हैं बात को। खा,
ऐसा कुछ हुआ होगा। भूख लगी है, फिर धीरे 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 शब्द बने होंगे, यही चीज है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आई प्यारे साथी? ध्वनिया आई। ध्वनिया पहले क्या आई हमारे पास? ध्वनि आई मित्र, ठीक है ना। इस ध्वनि को ही, जब ध्वनियों की संख्या बढ़ गई तो इस ध्वनि को ही हमने लिखना शुरू कर दिया और उसे कहते हैं वर्ण। उसे क्या कहते हैं जी? वर्ण कहते हैं। ध्वनि को ही जब हमने लिख दिया तो वो कहलाएगा वर्ण। आइए परिभाषा लिखते हैं वर्णमाला की, कि वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक है जी। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है ना। जैसे भाई जब हम कहते हैं क के बाद ख आता है भाई, ख के बाद ग आया, ग के बाद घ आया और घ के बाद अंग आया, ये सब के सब कंठ वर्ग के वर्ण हैं। एक व्यवस्था बनाई गई है कि कंठ वर्ग के जो भी स्पर्श व्यंजन हैं उन्हें पहले लिख दिया गया, इसके बाद च, छ, ज, झ, य, ये सभी तालु वर्ग के वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है प्यारे साथी? तालु है। इनका उच्चारण स्थान तालु है। तो ये एक ही वर्ग के वर्ण यहां आ रहे हैं। मित्र आप ये बताइए माला किसे कहते हैं? यहां एक शब्द आ रहा है ना माला, माला किसे कहा जाता भाई? किसे कहते हैं माला? जब हम फूलों की माला की यहां मैं बात कर रहा हूं, जब हम फूलों की माला बनाते हैं तो जैसे दो पीले फूल लगाए, उसके बाद दो लाल फूल लगाए, तो वापस से दो पीले फूल लगाएंगे ना हम। ऐसा तो नहीं कि इस बार हम 7 पीले फूल लगा देंगे, फिर वो माला नहीं रहेगी भाई। माला में एक क्रमबद्धता है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमें मानना होगा, तब वो माला कहलाएगी। अगर काफी सारे फूल यहां पर रख दिए जाएं, ठीक है जी, अगर काफी सारे फूल यहां रख दिए जाएं, ये फूल ये फूल ये फूल ये फूल ये भाई इतने सारे फूल अगर मैं यहां पर रख दूं, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि एक क्या है भाई? टोकरी है, ठीक है ना, ये कुछ टोकरी सी है और इसमें इतने सारे फूल रख दिए, तो क्या ये वर्णमाला कहला सकती है भाई? मान लीजिए कि ये वर्ण रखे हैं इसमें, वर्णमाला। भाई ये अ है मान लीजिए, ये आ है, ठीक है ना, ये क है, ये च है, ये फ है, ये ज है, ये भाई म है। ऐसे ऊट पटांग कहीं भी कुछ भी रख दिया जाए तो क्या ये वर्णमाला है? कदापि नहीं। वर्णमाला कैसे बनेगी? वर्णमाला व्यवस्थित समूहों से बनती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे यहां आपको देखने को मिल रहा है कि यहां एक व्यवस्था है, ठीक है जी। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? ध्वनि अथवा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि या फिर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है जी। इसी तरीके से भाई जो ध्वनि है, ध्वनि वर्ण का, या ऐसे लिखिए क्योंकि दो वर्ड एक साथ आएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है जी? ध्वनि कहलाता है। और
ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, ठीक है जी। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्त? तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है भाई। वर्ण और ध्वनि एक ही हैं, इनमें खास अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि ध्वनि बोली जाती है, वर्ण लिखा जाता है, ये इसमें अंतर है। बाकी हैं दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्ण, ये वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये जो ध्वनि है, इसी को जब हमने लिख दिया वो वर्ण कहलाया, और उसका जो व्यवस्थित समूह है वो कहलाता है वर्णमाला। वो क्या कहलाता जी? वर्णमाला। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई सभी के? एक बार बताइएगा, क्या यहां तक सभी के बात समझ में आई? बोलिए जी, समझ में आ गई ना भाई? आगे देखिए, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। हम वर्णों को कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं। वर्ण प्यारे साथी 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होंगे? तो जी 3 प्रकार के होंगे। ठीक है जी, वर्ण कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं भाई वर्ण के? कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं वर्ण के? देखिएगा, 2 तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, तीसरे को भी आप समझ लीजिए। एक होते हैं प्यारे साथी स्वर, ठीक है जी। एक होते हैं दोस्त व्यंजन, और एक होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है जी। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है जी? 11 होती है। ठीक है ना। अयोगवाह कितने होते हैं मित्र? 2 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 होते हैं मूल रूप से। ठीक है जी, ये होता है। हालांकि व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी आ जाते हैं, उस आधार पर व्यंजन 39 हो जाते हैं। ठीक है, मूल रूप से जो व्यंजन है वो 33 ही होते हैं। अब हम बातचीत शुरू करेंगे स्वर की, कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है जी, आइए स्वर किसे कहते हैं ये समझते हैं। स्वर किसे कहते हैं इसे समझते हैं जी। तो हम समझते हैं कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है जी, स्वर किसे कहते हैं, देखिएगा। स्वर, ठीक है जी, स्वर किसे कहते हैं? अरे भाई बात है जी, स्वर किसे कहते हैं मित्र? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं जी? स्वर कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे, अच्छा एक और पंक्ति यहीं लगातार में ही इसमें लिख लीजिए कि स्वरों की संख्या स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है भाई स्वरों की संख्या? तो 11
होती है। ठीक है जी, 11 होते हैं स्वर, इस बात को आपने ध्यान रखना है। आगे कौन कौन से हैं जैसे अ आ, ई ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ, ये सभी स्वर होते हैं और स्वरों की संख्या होती है 11। अंग और अह स्वर नहीं होते हैं बच्चा, अंग और अह को स्वर नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है जी। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है जी। इसका वर्गीकरण क्या क्या होता है, किस तरीके से हम स्वरों को देखते हैं। पहला तरीका आ जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है जी, उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है जी, उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो साथी इस आधार पर स्वर कुछ ऐसे ऐसे होते हैं भाई। यहां हम लिख देंगे स्वर, यहां हम लिख लेंगे भाई उच्चारण स्थान, और यहां हम लिख देंगे वर्ग। ठीक है जी, स्वर होते हैं दोस्त अ आ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है जी, कंठ होता है, कंठ। ठीक है जी, तो वर्ग क्या कहलाएगा इनका, कंठ्य कहलाएगा, कंठ्य। कंठ्य यानी कि जो गले से उच्चारित हों, जो गले से उच्चारित हों उन्हें कहते हैं कंठ। ठीक है जी, जो गले से उच्चारित होते हैं भाई, कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी तरीके से अगले स्वर हमारे पास आ जाते हैं ई। इनका उच्चारण स्थान होता है प्यारे साथी तालु। क्या होता है इनका उच्चारण स्थान, तालु होता है, तालु। और वर्ग क्या हो जाएगा, बस इसमें यह आपने जोड़ देना है, तालव्य वर्ग हो जाता है। वर्ग क्या होगा, तालव्य होगा, तालव्य। इसी तरीके से ऊ, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और वर्ग हो जाएगा ओष्ठ्य। वर्ग कौन सा होगा जी, ओष्ठ्य होगा, ओष्ठ्य, ये इसमें वर्ग होता है। आगे देखते हैं री, तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और वर्ग कहलाता है मूर्धन्य। बस ये आपने जोड़ना है, मूर्धन्य। इस तरीके से यह जोड़ने पर इसका रूप मूर्धन्य बन जाता है। आगे देखिएगा ओ, ए और आई, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ धन तालु, कंठ धन तालु, और वर्ग होता है कंठ तालव्य। ठीक है जी, इसी तरीके से ओ और औ। ठीक है जी, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ, और वर्ग हो जाता है कंठोष्ठ। वर्ग कौन सा होता है भाई, कंठोष्ठ होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्वरों का उच्चारण स्थान यहां मैंने आपको समझाया है।
ठीक है, एक एक चीज लिख लिख के बता रहा हूं, यहाँ कोई पीपीटी लेके मैं आपके लिए नहीं आ रहा हूं, बिल्कुल सारी चीजें सामने आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही आपको भी पता होनी चाहिए। अब ये देखिएगा, यहां भाई कंठ आया, ये तो आप जानते हैं कंठ किसे कहते हैं भाई, गले को कहते हैं, ठीक है जी। भाई यहां ओष्ठ एक शब्द आया, ओष्ठ किसे कहते हैं जी, होंठ को कहते हैं, ओष्ठ किसे कहते हैं भाई, होंठ को कहते हैं, होंठ, ठीक है जी। अब यहां दो शब्द आए हैं, एक है तालु और एक है मूर्धा। ये कहते किसे हैं भाई, किसे कहते हैं तालु और किसे कहते हैं मूर्धा, समझिए। ये ऐसे आपका भाई जबड़ा है, मान लीजिए, क्या है ये, जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, जो ये हमारा मुंह है, ऐसे समझो मैंने तुम्हारा मुंह बाहर निकाल लिया, ये तुम्हारा मुंह है भाई, ठीक है ना, इसका ये ऊपर वाला जो जबड़ा है, ये ऊपर का हिस्सा ना, एक नीचे का जबड़ा है, एक ऊपर का जबड़ा, ऊपर के जबड़े को अगर हम ऐसे रखें, ये ऊपर का जबड़ा ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ऊपर के जबड़े में जो आगे वाला भाग है प्यारे साथी, इसे तो हम कहते हैं तालू, इसे क्या कहते हैं जी, तालू कहते हैं, तालू। जैसे, अच्छा ये बताओ, आपने कभी किसी के खेत से गाजर, मूली, खीरा आदि चुरा के खाया है? ये चीजें कभी चुरा के खाई हैं भाई, खाई हैं कि नहीं? तो जब चुरा के खाते हैं तो भाई डर भी तो होता है कि वो आ ना जाए, उसके आने से पहले फटाफट खत्म कर देना है हमने खीरे को, या जो कुछ भी हम खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं भाई, गाजर खा रहे हैं, तो फटाक से तुमने दांत मारा और एक ही बार में पूरे दांत से काट दिया, उसको तोड़ दिया, वो जब टूट के लगेगा ना तुम्हारे ऊपर वाले जबड़े के हिस्से में जहां लग रहा है वो, ये कहलाता है तालू। इसे क्या कहते हैं जी, तालू कहते हैं। समझे बात, ईमानदारी से बताना, तालू समझ, आज तक तुम्हारे समझ में नहीं आया था तालू किसे कहते हैं, ये मैं जानता हूं, अभी समझे हो, जबड़ा। देखो ये जो जबड़ा है, जबड़ा दिख रहा है आपको, ये है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखता हूं और भी कोई इमेज मिल रही है क्या, ये है भाई जबड़ा, ठीक है ना। तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है इस तरफ, ये है नीचे का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, और ये जो है ये ऊपर का जबड़ा है भाई, ऊपर का जबड़ा। ये जो ऊपर का जबड़ा है, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला भाग है ना, ये ऊपर के हिस्से में, इसे कहते हैं भाई तालू। क्या कहते हैं इसे, तालू कहते हैं, ठीक है जी। इसको कहा जाएगा तालू। दिख रहा है भाई, ये पीले रंग से लिख दिया मैंने यहां, ये जो है इसे तालू कहा जाता है। और इसी के पीछे वाला जो भाग है, थोड़ा सा और पीछे जब हम चले जाए, ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं मूर्धा। आपने ऐसा सुना होगा, जो घर की बूढ़ी महिलाएं हैं, जिम्मेदार महिलाएं हैं, वो ये कहती हैं कि छोटे बच्चे को मैदे के बिस्किट मत खिलाओ, मैदे का आइटम मत खिलाओ। क्यों? क्योंकि जो मैदे का बिस्किट होता है वो छोटे बच्चे के जबड़े में ऊपर फंस जाता है, ठीक है ना, इस जगह पर फंस जाता है। हम तो ऐसे जीभ लगा के निकाल लेते हैं, ऐसे हम तो निकाल लेंगे, पर बच्चा नहीं निकाल पाता भाई, उसको दिक्कत होती है, फिर वो रोने लगता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं मूर्धा। इसे क्या कहते हैं भाई, मूर्धा कहा जाता है। आशा करता हूं कि इस बात को अब आप कभी नहीं भूलोगे। इस बात को अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपने तालू समझ लिया, और तालू के पीछे वाला जो भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, तालू के थोड़ा सा पीछे, इसे हम कहते हैं मूर्धा। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हमने देख लिए, ठीक है जी। इसके बाद अब देखते हैं, एक तरीके से तो हमने वर्गीकरण देखा,
ठीक है। दूसरा वर्गीकरण है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर। भाई उच्चारण किसे कहते हैं? यहां जो एक उच्चारण शब्द आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बोलना, और काल का मतलब है समय। तो उच्चारण काल, इन दोनों का साथ में मतलब क्या हो जाएगा भाई? बोलने में लगने वाला समय। किसी भी वर्ण को बोलने में जो समय लग रहा है वो उसका उच्चारण काल कहलाएगा। उच्चारण काल के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं। इस आधार पर प्यारे साथी 3 प्रकार के स्वर होते हैं। इस आधार पर स्वर कितने तरीके के होते हैं जी? 3 तरीके के। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। इस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। सबसे पहला हो जाता भाई ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर ये क्या होते हैं भाई? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम, या फिर कह लीजिए कि एक मात्रा, सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे 4 स्वर होते हैं भाई ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है जी, पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। लघु स्वर अथवा मूल स्वर अ, ई, उ, री होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। लघु स्वर कह लीजिए या फिर मूल स्वर कह लीजिए, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ये यही है अ, ई, उ, री। ठीक है जी, ये होता है पहला भेद। इसके बाद हमने समझना है दूसरे भेद को। पहला भेद समझ में आया भाई सभी के? एक बार बताइएगा जी। ठीक है, यहां तक तो हमने बात की ह्रस्व स्वर की। ठीक है, इसके बाद हमने समझना है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक है भाई, कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, किसे कहा जाता है। ये एक भेद था। इसके बाद हम दूसरे भेद को समझ रहे हैं। दूसरा भेद जो इसी के अंतर्गत आ जाता है वो है दीर्घ स्वर। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। उसे भाई हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है जी, दीर्घ स्वर जो दूसरा भेद है हमारा। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा देख लीजिए। देखिएगा, जिन स्वरों के, अब बढ़िया वाला पेन मिल गया मुझे, अब स्पीड में लिख पाऊंगा। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना, या फिर कह लीजिए कि 2 मात्रा, दुगुना समय
लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है जी, इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, या फिर कह लीजिए कि दो मात्रा का समय लगता है। ये दो मात्रा क्या है, इससे पहले एक मात्रा भी बताई। आप लोगों ने कभी उंगली में गिनती की है ऐसे 1 2 3? कैसे गिनते थे भाई आप लोग? जैसे ये है, इसमें दिखाऊं आप लोगों को, इतने पोर्शन को 1, इतने को 2 और इतने को 3, ऐसे गिनते थे क्या आप लोग? हालांकि मैंने अधिकतर जो बच्चों को देखा है वो ऐसे ही गिनते हैं कि इसको 1 मान लिया, ये 2, ये 3, फिर 4 5 6। पर मैं जब बचपन में गिनता था, हमारी काउंटिंग कुछ ऐसे चलती थी। मैं इस नीचे वाली रेखा को गिनता था, 1 2 3 4, इसको ऊपर मान लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के ऐसे काउंटिंग होती थी। आप जैसे भी काउंटिंग करें, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो देखिए। तो 1 2, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। जब हम एक बोल पा रहे हैं यहां, उतनी देर में, जब हम यहां तक काउंटिंग करेंगे उतनी देर में हम अ बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं, उ बोल सकते हैं, री बोल सकते हैं। लेकिन आ बोलने के लिए हमें दो मात्रा का समय लगेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2। जितनी देर में हम 1 2 ये 2 तक पहुंच रहे हैं ना, तब तक हम आ बोल पाएंगे। इससे पहले हम आ नहीं बोल पाएंगे, वो अ ही रह जाएगा, उसमें आ की बात आएगी ही नहीं, आ वो बन ही नहीं पाएगा। देखिएगा, आ ई ऊ ए, खींच के बोलेंगे ना, आई ओ औ। लेकिन अब जब हम बोलेंगे अ ई उ री, छोटे हैं ये। ठीक है, दीर्घ स्वर की यहां हम बात कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं भाई दीर्घ स्वर? आ है, ई है, ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ है। ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है जी? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या 7 होगी। 4 तो होते हैं ह्रस्व स्वर, 7 हो जाते हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद एक भेद बचता है हमारे पास, प्लुत स्वर। तीसरा भेद हो जाता है प्यारे साथी, जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है जी, अब ये प्लुत स्वर क्या होते हैं भाई, इसे समझते हैं कि प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है जी, प्लुत स्वर उन्हें कहते हैं। अब ये प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे राम। प्लुत स्वर अलग से कुछ नहीं है भाई, जिन स्वरों के उच्चारण को हम खींच के कर रहे हैं, जैसे ओम। ओम कैसे बोलते हैं? ओ, लंबा भी बोल लेते हैं ना कई बार, ओ ओम, ऐसे बोलते हैं। तो जो हम लंबा खींच के बोलते हैं वो सब प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम नाटकों का मंचन करते हैं, अभिनय वगैरह करते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? राम, खींच के बोल रहे हैं। या फिर ये समझो कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है ना, यहां आप खड़े हो, ये फुटबॉल ग्राउंड है मान लीजिए, यहां आप गोलकीपिंग कर रहे हो, यहां पर आपका दोस्त गोलकीपिंग कर रहा है। ठीक है, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है मान लीजिए। तो यहां से आपने इसको आवाज लगानी है, ये आपका दोस्त है, इसका नाम है राम। आप यहां खड़े हो तो आप कैसे आवाज लगाओगे? राम, ऐसे कहोगे क्या? राम सुनना, ऐसे कहोगे? भाई ग्राउंड में फुटबॉल चल रहा है, मैच हो रहा है वहां,
शोर शराबा हो रहा है, ऐसा बुला पाओगे ना। कहोगे राम सुन सुन, ऐसे ही तो कहोगे कबूतरो। समझ में आ रही है बात? कहेंगे ना राम, खींच के बोल रहे हैं, तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरीके से राधा, राधा, आदि, ये सभी प्लुत स्वर हैं। जब हम खींच के बोलते हैं किसी भी स्वर को तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है जी। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। कौन कौन से होते हैं? अ ई उ री, ई उ ए ऐ ओ औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। इनके अलावा जो भी स्वरों का प्रयोग हम करते हैं खींच के, लंबा बोल के, वो सभी प्लुत स्वर होते हैं। सामान्य रूप में हिंदी में प्लुत स्वर के वैसे कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, बस जब हम नाटकीय रूप में स्वर आते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया, हमने स्वरों का वर्गीकरण पूरा कर लिया भाई। यहां हमने स्वरों का वर्गीकरण पूरा कर लिया। वैसे तो स्वरों के अंतर्गत और भी कुछ कुछ वर्गीकरण आते हैं, जैसे कि मुख कितना खुल रहा है किसी स्वर के उच्चारण में, इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। और होंठों की क्या स्थिति है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जीभ की क्या स्थिति है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन जब हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां एक ही वर्गीकरण पर्याप्त है, जो कि हमने ये देखा उच्चारण काल के आधार पर। बाकी आपके पेपर में अगर आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान वाले को हमने छोड़ देना है वहां, वो तो बस मैंने एक टेबल बना के आपको दिखाई है। आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे स्वर 3 प्रकार के होते हैं जी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, बस ये आपको कहना है। ठीक है जी। इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं अयोगवाह। इसे हम कहते हैं प्यारे साथी अयोगवाह। ये क्या होता है भाई? कोई बता सकता है आप में से अयोगवाह के बारे में? बोलिए, क्या आप लोग अयोगवाह के बारे में बता सकते हैं भाई? अयोगवाह क्या होते हैं? किसे कहा जाता है अयोगवाह? बताइए। अयोगवाह वो होते हैं साथी जिनमें स्वर के भी गुण पाए जाते हैं और व्यंजन के भी गुण पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों में स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी हैं। ये क्या है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं भाई अयोगवाह? तो 2 होते हैं भाई, जैसे अंग है और अह है, ये दोनों अयोगवाह होते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति 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 महत्वपूर्ण है। ये देखिए कि अंग को
अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को क्या कहते हैं जी, विसर्ग कहते हैं। ये पूरे नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं और ध्यान रखिएगा कि इसी क्रम में, जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं इसी क्रम में आप भी लिखिएगा और एक अलग से कॉपी बना लीजिए। ये काम आप लोगों ने जरूर करना है। देखिएगा, एक सेपरेट कॉपी बना लेंगे भाई, ठीक है जी। एक सेपरेट नोटबुक आप लोगों ने बना लेनी है। उसमें जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूं, एक एक करके सारे चैप्टर्स आपको यहीं कराए जाएंगे। मैं जैसे जैसे पढ़ाता चलूं उनके आपने नोट्स बनाने हैं और उन्हें बार बार पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण में दोस्त जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा आपको किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे द्वारा बनाए गए ये नोट्स जो आपको प्रदान किए जा रहे हैं ये अपने आप में पुस्तक हैं, तो इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सफिशिएंट है वो आपको पढ़ा रहा हूं। एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे और हिंदी के लिए होनी चाहिए सिर्फ वो। ऐसा नहीं कि उसमें मैथ का काम भी कर रहे हो, उसमें साइंस का काम भी कर रहे हो, ये सब नहीं। केवल हिंदी की एक कॉपी होगी, उसमें एक एक करके सारे चैप्टर्स के आप नोट्स बनाएंगे। हिंदी व्याकरण वाला अलग अंश होना चाहिए, गद्य खंड पद्य खंड जो पढ़ाऊंगा उसके लिए अलग अंश होना चाहिए। अंक को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। यहां तक हमने बात कर ली है। अयोग वह तक हमने समझ लिया है। अयोग वह के बाद अब हम व्यंजन को समझना शुरू करते हैं कि भाई व्यंजन क्या होते हैं, किसे व्यंजन कहा जाता है। ठीक है जी, व्यंजन किसे कहते हैं। आइए, आप लोग क्या क्या जानते हैं भाई व्यंजन के बारे में बताइए। कुछ जानते हैं किसे कहते हैं व्यंजन? व्यंजन किसे कहते हैं भाई? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। अच्छा, ये परिभाषा आपने पढ़ी भी कई बार होगी और लिखी भी होगी अपनी कॉपी में, मैं जानता हूं इस बात को। पर मैं ये बात भी जानता हूं कि आप में से 90% को यह नहीं पता होगा कि इस परिभाषा का मतलब क्या है, कि वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होगा, यानी कि स्वतंत्रता से इनका उच्चारण नहीं हो रहा है, स्वतंत्र रूप से ये उच्चारित नहीं हो रहे हैं। और स्वर कैसे स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहे हैं, ये बात याद है आप में से काफी सारे बच्चों को, पर क्लियर नहीं है सर ये होता क्या है, सर समझ में नहीं आया। ये डाउट न तो कभी तुमने पूछा, और अगर कभी किसी ने पूछा भी होगा तो शायद उसको उसका सटीक जवाब नहीं मिला होगा। अब समझिए, इस कक्षा में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये क्या लिखा है बच्चों? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? इसे पढ़ सकते हैं क्या आप लोग? बोलिए, पढ़ सकते हैं इसे आप लोग? बताइए, मैं एक घूंट पानी पी लूं, जल्दी से बताइए, पढ़ सकते हैं ये? बताइए भाई, पढ़ पाएंगे? हाँ सर, हम तो पढ़ लेंगे। सर ये क लिखा है, ये माँ लिखा है, ये च लिखा है, ये ज लिखा है। क्या आप में से कोई ऐसा कह रहा है, कोई कहना चाह रहा है ऐसा कि सर ये क लिखा है?
बेटा ये क तो लिखा है पर इसका उच्चारण असल में है क्या वो हम कर ही नहीं सकते। क क के साथ में जब आप बोल रहे हो तो आप अ भी बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो क धन अ। जब हम म बोल रहे हैं म धन अ, जब हम च बोल रहे हैं च धन अ, जब हम ज बोल रहे हैं ज धन अ, हम ऐसे बोल रहे हैं भाई, ठीक है ना, इस तरीके से हम बोल रहे हैं। तो अब ये बताओ कि केवल इसका उच्चारण कर सकते हो? नहीं सर, केवल इसका तो नहीं कर सकते। क क क अ तो आ ही रहा है टाबरो, अ तो आ रहा है ना इनमें। क्यों बबुआ? म अ मत बोलो, बोल पाओगे? नहीं सर, नहीं बोल पाएंगे, कोई नहीं बोल सकता। यही तो बात है कि इनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से ही कर सकते हैं। जैसे जब हमने क के साथ में अ जोड़ दिया तब इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, म के साथ में हमने अ जोड़ दिया अब हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, च के साथ में हमने अ जोड़ दिया हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, ज के साथ में हमने अ जोड़ दिया अब हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं साथियों, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में तो इनका उच्चारण हो रहा है। इसी तरीके से क यहां पर है, इसके साथ में अगर मैं उ जोड़ दूं कु, अब मैं इसका उच्चारण कर सकता हूं। क के साथ में अगर मैं ए जोड़ दूं ए के, उच्चारण हो सकता है। च के साथ में अगर मैं औ जोड़ दूं चौ, चौरा चौरी, औ जोड़ दूं, उच्चारण हो सकता है। ज के साथ में अगर मैं ए जोड़ दूं जेल, जे, अब इसका उच्चारण हो सकता है, लेकिन केवल ज का उच्चारण नहीं हो सकता, ज उच्चारण नहीं हो सकता। समझ में आ रही है इतनी बात सभी के? तो इनका उच्चारण भाई हम स्वर की सहायता से करते हैं। अच्छा, अगर ये ऐसा होता, अगर मैं कहता अ, क्या इसका उच्चारण कर सकते हैं भाई? हम कर सकते हैं इसका उच्चारण? जी हां, इसका उच्चारण कर सकते हैं, ये तो अ लिखा है। इसी तरीके से आ हो, ई हो, ऊ हो, ए हो, ऐ हो, ठीक है ना। अ है, आ लिख दूं, ई लिख दूं, इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से जो आपने अंग और अह देखे थे, ये जो अयोग हुआ प्यारे साथी, अंग सिर्फ इतना होता है, ये देखिएगा हम अंग ऐसे लिखते हैं ना, इसमें जो अंग है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये अंग की जो बिंदी है यही अंग है। ये अ तो इसके साथ में लाना पड़ रहा है, इसके बिना हम इसका उच्चारण कर ही नहीं पा रहे हैं। इस आधार पर ये क्या हुआ भाई? व्यंजन हुआ, क्योंकि इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पा रहा है भाई, इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से अह है, अह, ये जो बिंदी है ना, ये दो, बस इतना ही है अह, लेकिन इसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं सकते, हमें अ बोलना पड़ रहा है, अह अह अह, हम इसका उच्चारण ऐसे कर रहे हैं भाई, अ हम जोड़ के कर रहे हैं, तो ये व्यंजनों वाली कोटि में आ जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यंजन का उच्चारण, जैसे हम क का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त आंख कान दिमाग खोल के रखना, ऐसी हिंदी की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये दावा है मेरा, चैलेंज है। लेकिन ये गारंटी भी देता हूं, अगर आपने ऐसा पढ़ लिया, बोर्ड के पेपर में बहुत तगड़ा करके आओगे, 12th के पेपर तक भी याद रहेगा, और जब नौकरी में लगोगे दोस्त तब भी याद रखोगे कि हां क्या पढ़ाया था विजयकांत सर ने, कभी नहीं भूलोगे जीवन भर, बस ध्यान देके पढ़ना है। देखिएगा, क है, इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं भाई, लेकिन क के साथ में जब मैं अंग जोड़ दूं, अनुस्वार जब मैं इसके साथ में जोड़ रहा हूं, अनुस्वार, तो अब ये क्या बन गया है? कंग बन गया। अब मैं इसका उच्चारण कर सकता हूं भाई, अब इसका उच्चारण मैं कर पा रहा हूं, तो इस आधार पर तो ये स्वर हुए, क्योंकि ये व्यंजन के उच्चारण में सहायता कर रहे हैं, इस आधार पर क्या हुए? ये स्वर हुए। तो इसमें स्वर के भी गुण हैं, इसमें व्यंजन के भी गुण हैं, इसीलिए मैंने कहा था ना कि दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें आयु
अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। इसमें स्वर के गुण भी हैं और इसमें व्यंजन के गुण भी हैं। दो होते हैं अयोगवाह, अंग है, अह है। अंग को क्या कहते हैं जी? अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। यहां बताया था ना, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को क्या कहते हैं? तो विसर्ग कहते हैं। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, याद रखनी है। और यहां आपको ये करके दिखा दिया मैंने कि व्यंजनों का उच्चारण कैसे हम स्वर की सहायता से करते हैं और स्वरों का उच्चारण कैसे हम स्वतंत्रता से कर पाते हैं। फिर से एक बार और देख लीजिए। जैसे यहां मैं एक व्यंजन ले लूं, ग, हलंत लगेगा, ठीक। जो शुद्ध रूप होता है व्यंजन का वो हलंत वाला ही होता है। अब इसमें जब मैं ई की मात्रा लगा रहा हूं तब तो इसका उच्चारण हो जा रहा है, लेकिन केवल ग हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ग बोल रहे हैं दोस्त, तब हम ग धन अ बोल रहे हैं। केवल ग तो हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। अतएव ये बात अब आपको स्पष्ट है। पक्का? दोस्त अगर सचमुच लग रहा है ना कि सर ऐसी क्लास हमने आज तक नहीं देखी, मजा आ गया क्लास पढ़ने में, जाके लास्ट में कमेंट को भर देना, ठीक है, कि सर मतलब मजा ही आ गया। कमेंट सेक्शन एकदम लाल दिखना चाहिए दिल से। और दूसरा, तिरंगे का इमोजी। मुझे तिरंगे से बहुत प्रेम है, बेहद प्रेम है। तो जितने कमेंट सेक्शन में तिरंगे दिखेंगे, जितने तिरंगे के इमोजी दिखेंगे, जितना जय हिंद दिखेगा, उतना मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को क्लास पसंद आई है। ठीक है जी। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिएगा कि सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत, क्या होता है भाई हलंत? जो ये नीचे से ऐसा डंडा लगता, हलंत होते हैं। हलंत। सभी व्यंजन मूल रूप से कैसे होते हैं जी? हलंत होते हैं। और हिंदी भाषा में मूल रूप से, या फिर कह लीजिए कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है जी? 33 होती है। ठीक है जी। इसमें फिर 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन और जुड़ते हैं तो ये 39 हो जाते हैं। ठीक है, जब हम इनकी वर्ण लिपि की बात करते हैं। लेकिन मूल रूप से जो व्यंजन है वो 33 ही है। यहां तक बात क्लियर हो रही होगी। अब हम एक एक व्यंजन के भेद को समझेंगे, ठीक है ना, उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद हो जाता है ये जो 33 व्यंजन होते हैं ये किस किस प्रकार से होते हैं। आइए इसे अब हम समझते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की
संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती जी? 25 होती है। ठीक है जी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है प्यारे साथी। अब ये देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं ये 25। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को क ख ग घ अंग च छ ज झ य याद हैं? ये पूरे व्यंजन याद है भाई? बताइए, व्यंजन याद हैं सारे के सारे? नहीं याद है? व्यंजन याद है कि नहीं है भाई? कुछ कुछ आप में से ऐसे होंगे कि सर याद तो हैं, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ य, इसके बाद ये ध्यान नहीं आ रहा, त थ द द है, प फ ब भ है कि ट ठ ड ढ है? सर वो पहले वाला बता दो बस, फिर तो मैं बता दूंगा। है ऐसी स्थिति? आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस दिक्कत का सॉल्यूशन करते हैं भाई। एक ट्रिक देता हूं आप लोगों को, हमेशा काम आएगी आपके। ठीक है जी, एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है ट्रिक? तो प्यारे साथी ट्रिक है कचोटता प्यार। कचोटता प्यार, भाई प्यार कचोटता है ना? कचोटता प्यार, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो दादा दादी का प्यार हो, या फिर वो किसी अन्य तरीके का प्यार हो, ठीक है ना, कुछ भी तरीके का कचोटता प्यार। लेकिन प्यार हमें कचोटता बहुत है, रह रह के याद दिलाता है हमें। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसी आधार पर आप इसके वर्गों को याद रखेंगे। स्पर्श वर्गों के वर्णों के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये होते हैं भाई 5 वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं, ऐसे आपने ध्यान रखना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क्या है? कचोटता प्यार। भाई प्यार क्या करता है? कचोटता है। और खासकर वो पहला प्यार हो तो भाई जिंदगी भर कचोटता है। कचोटता प्यार। तो पहला वर्ण तो यही हो गया इसका, क, च, ट, त, प। अब इसे आप पूरा कर पाएंगे क्या? क के बाद आगे क्या हो जाएगा? ख, ग, घ, अंग। च के बाद छ, ज, झ, य। ट के बाद ठ, ड, ढ, ण। त के बाद थ, द, ध, न। प के बाद फ, ब, भ, म। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है जी? 5। आप समझ रहे हैं कि यहां से 5 वर्ग हैं। वर्ग कितने हैं जी? 5। और हर वर्ग में कितने वर्ण हैं जी? 1 2 3 4 5। 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग हैं, तो कुल मिला के कितने? 22 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। कितने होते हैं जी? 22 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 गुणा 5, 5 बचे 25। ठीक है ना, ये हो जाता है। अच्छा अब एक बात मुझे ये बताओ, इनका उच्चारण क्या आप लोग सही से करते हो? आता है इनका उच्चारण करना? बिहार में इनका उच्चारण काफी गड़बड़ चलता है भाई। इसका उच्चारण कैसे करते हैं बिहार में? को, खो, गो, घो, अंगो, चो, छो, जो, झो, यो। टो, ठो, डो, ढो, णो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो। अरे ये को नहीं है, खो नहीं है, गो नहीं है, क्या है ये? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। और जब आप वेस्ट यूपी की तरफ जाएंगे या फिर आप हरियाणा राजस्थान में देखेंगे, वहां इसका उच्चारण अलग ही चल रहा है।
वो अलग, उनका अलग दिमाग खराब हुआ है। वो कहते हैं के, खे, गे, घे, अंगे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढेणे, ते, थे, दे, धेने, पे, फे, बे, भे, में। अरे के नहीं है ये, खे नहीं है ये, के, खे, गे, घे। अरे ऐसे उच्चारण अगर इनका करोगे भाई, फिर तो कमल ऐसा बनेगा, के, में, ले, केमेल। फिर तो ये केमेल होना चाहिए, पर हम तो इसे कमल बोलते हैं, केमेल तो नहीं बोलते। और बिहार की टोन में देखूं तो ये है को, मो, लो। ये को है ना भाई, भाई यही कहते हो ना तुम इसे, को, मो, लो, कोमल। फिर तो ये कोमल होना चाहिए था, लेकिन बोल तुम कमल रहे हो। क से कबूतर, नहीं, क से कबूतर नहीं बोलते तुम। तुम्हें क्या सिखाया बचपन में, जो प्राइमरी में मैम थी तुम्हारी? कौ से कबूतर, खौ से खरगोश, गौ से गमला, घौ से घड़ी, अंगो खाली, चौ से चम्मच। गलत सिखाया। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ऐसे कहो बस। कौ नहीं है ये, तो कोमोलो, कोमल नहीं है ये, कमल है, कमल, कमल। जैसा कबूतर सही बोल रहे हो ना, तो उसमें क, कबूतर बोल रहे हो ना, कबूतर तो नहीं बोल रहे हो, क बोल रहे हो ना, बस ये भी कमल है। क ख ग घ ङ छ छ ज, मेरे साथ में एक बार बोलेंगे, क, ख, ठीक है जी, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर से बोलिएगा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर है ये? अच्छा, पेपर में एक और चीज आती है कि सर, जिन्होंने पुराने पेपर देखे होंगे वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर पेपर में आता है उच्चारण स्थान बताओ। जैसे पेपर में आ जाएगा कि ज का उच्चारण स्थान बताइए, या पेपर में कह देगा ठ का उच्चारण स्थान बताइए। अब सर वो कैसे बताएंगे? बेटा बताओगे, सब बताओगे तुम, जादूगर बनने वाले हो तुम, हिंदी के जादूगर। ये बताओ, बाइक चलानी किस किस को आती है? आती है सबको? तुम नालायक हो। हाँ, अभी तुम 18 क्या हो गए, सीख ली तुमने? ऐसा सर फोड़ूंगा ना तुम्हारा। पहले कैसे सीख ली? नहीं सीखनी, ठीक है ना, 18 के बाद ही। देखो, तो जैसे लड़कों में एक शौक होता है कि जी मुझे तो केटीएम चाहिए, केटीएम स्वैग चलता है लड़कों के अंदर, जी केटीएम। हाँ, पापा से कह रहे हैं पापा केटीएम दिलाओ मुझे, केटीएम दो, केटीएम क्या दो, केटीएम। बाप समझ तो रहा है, क्योंकि बाप में भी एक समय पर, बाप ने भी तो वो वाला समय गुजारा था, इस उम्र के पड़ाव से बाप भी तो गुजरा है, तो वो समझ रहा है कि इसे केटीएम क्यों चाहिए। पर फिर भी बच्चा कहे जाए पापा केटीएम दो, केटीएम दो, केटीएम दो, केटीएम दो, केटीएम दो, क्या दो, केटीएम दो, केटीएम दो, क्या दो भाई, केटीएम दो, केटीएम दो, केटीएम दो। ठीक है जी, ये है इनका उच्चारण स्थान। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। कैसे? के का मतलब हो जाता है कंठ, टी का मतलब है तालु, एम का मतलब है मूर्धा, डी का मतलब है दंत, ओ का मतलब है ओष्ठ। तो ये जो स्पर्श व्यंजन हैं, इनके मैंने वर्ग भी आपको बता दिए हैं, इनका उच्चारण स्थान भी मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है जी? ये है उच्चारण स्थान। ये क्या है? उच्चारण स्थान है। ठीक है जी, उच्चारण स्थान। अच्छा, अगर उच्चारण वर्ग पूछ ले, एक वर्ग तो ये है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसकी बात नहीं कर रहे। उच्चारण के अंतर्गत वर्ग कौन सा होगा जी?
उच्चारण वर्ग क्या हो जाएगा, क से क्या बनेगा, कंठ्य बन जाएगा। कुछ ज्यादा लोड वाली बात ही नहीं है। क से कंठ, कंठ्य। तालु से क्या बनेगा, तालव्य। क्या बनेगा जी, तालव्य बनेगा। और मूर्धा से क्या बन जाएगा, मूर्धन्य बन जाएगा। वर्ग। दंत से क्या बनता है जी, दंत्य बन जाता है। और ओ से ओष्ठ्य बन जाएगा, ओष्ठ्य। ऐसे इनका उच्चारण स्थान ये होता है। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने ये चीज याद करवाई है। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, यहां ऊपर लिख देते हैं भाई ट्रिक। ठीक है जी, ये थी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक। कैसी लगी भाई, बताओ। कैसी लगी ये ट्रिक। कचोटता प्यार और केटीएम डीओ, एक तो ये है और एक ये केटीएम डीओ, यानी कि केटीएम 2। आगे बढ़ते हैं। हमने एक तरीके के व्यंजन देख लिए, जो कि हमने स्पर्श व्यंजन देखे। 25 व्यंजनों को हम समझ चुके हैं। इसके बाद अगला भाग आ जाता है जिसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं जी, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है जी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कितनी है भाई इनकी संख्या, तो इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं 4 भाई, ऐसे समझते हैं इन्हें कि ये 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जी, ठीक है, थोड़ा सा देखने में ये अच्छा लगेगा ऐसे। देखिएगा, हम देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजनों को, तो यहां तो देख लेंगे वर्ण, उच्चारण स्थान और वर्ग। ठीक है जी, अब देखिए 4 होते हैं भाई अंतस्थ व्यंजन, एक है य, एक है र, एक है ल और एक होता है व।
य, र, ल, व, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। य का उच्चारण स्थान होता है दोस्त तालु। ठीक है जी, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाता है तालव्य। उच्चारण स्थान तालु है तो वर्ग क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, तालव्य होगा, तालव्य, ये इसका वर्ग होगा। ठीक है, इसी तरीके से र है, र, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, र का उच्चारण स्थान होता है प्यारे साथी दंत मूल। दंत मूल इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है जी, ल का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, दंत मूल होता है। अच्छा सर, ये दंत मूल क्या होता है, कुछ के ये दिमाग में आ रहा होगा, बेटा ये समझो, ये दिखा रहा था मैं आपको। ये देखो, ये जो दांत हैं, इसके अंदर भाई, इन्हें तो कह रहे हैं दंत, ये तो दांत है, और ये वाला जो पोर्शन है ये है तालु, इसके पीछे का जो पोर्शन है वो है मूर्धा, ये आपने समझा। ठीक है जी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो दांतों के आगे मसूड़ों वाला हिस्सा है, हम दांतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दांतों के पीछे जो मसूड़े हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। इन्हें क्या कहेंगे जी, दंत मूल कहते हैं, इनको कहते हैं दंत मूल। क्या कहेंगे इन्हें, दंत मूल कहेंगे। ठीक है जी, इन्हें दंत मूल कहते हैं, और इनका वर्ग क्या होता है, वरद से कहलाता है। इनका वर्ग जो होगा वो वरद से कहलाएगा, और ये जो उच्चारण स्थान है ये है दंत मूल, दांतों का जो मूल है वो है दंत मूल। ठीक है जी, तो दंत मूल ये हो गया, और इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण वर्ग क्या कहलाएगा, वरद से कहलाता है, वरद से। क्या पढ़ेंगे इसे, वरद से पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से अब आ जाता है हमारे पास व। ये जो व है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों, दंत और ओष्ठ दोनों ही इसके उच्चारण स्थान है, सम्मिलित रूप में ये उच्चारित होता है, तो वर्ग इसका कहलाता है दंतोष्ठ। वर्ग क्या हो जाएगा जी, दंतोष्ठ हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक एक एक बात आप सभी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि दंतोष्ठ क्या है, क्यों इसे कह रहे हैं, दंत मूल क्या होता है, तालु क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इससे पहले स्पर्श व्यंजन समझाया, जितनी बातें समझा रहा हूं वो बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्त, मैं तो अपना पूरा हृदय खोल के आपके समक्ष रख दे रहा हूं, आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं ये आपको ही पता होगा, आपकी ईमानदारी को पता होगा। अंतस्थ व्यंजन को हमने समझा, अब हमारे पास आ जाता है प्यारे साथी ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। ठीक है जी, ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन एक ही है भैया। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन
ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी, उन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भाई ऊष्म और क्यों कहते हैं संघर्षी? देखिए, बात मैंने यहां ये कही कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुखमार्ग संकीर्ण हो जाता, संकीर्ण यानी कि भाई पतला सा हो जाता, जगह कम बचती है हवा को बाहर निकलने के लिए, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुखमार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि रगड़ खा के बाहर निकल रही है ना भाई। जब हमें ठंड लगती है सर्दियों में, हमें ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि रगड़ खाने से हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, ये एक कारण है। और दूसरा भाई संघर्षी व्यंजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, अतएव इसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, इतना हमने समझ लिया भाई। इसमें इनकी संख्या कितनी होती है भाई? इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 4। ठीक है जी, अब कौन कौन से होते हैं ये 4, समझिएगा। वर्ण, उच्चारण स्थान, और वर्ग। ठीक है जी, देखिए वर्ण स्पर्श व्यंजनों, ये संघर्षी और ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से हैं? एक है श, एक है श, एक है स, और एक है ह, ये होते हैं। ठीक है भाई, अब समझिए कि इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। ये जो श है, श, ये होता है तालव्य श। कौन सा? तालव्य श है। इसका उच्चारण स्थान होता है प्यारे साथी तालु, और वर्ग क्या होगा? तो वर्ग हो जाता है तालव्य। वर्ग क्या होता है? तालव्य होता है। इसी तरीके से जो ये श है, श, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और वर्ग क्या होगा? तो भाई मूर्धन्य वर्ग होगा। आगे देखिएगा, स आपको नजर आ रहा है, स, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत मूल, और दंत मूल तो है ही है। अगर ये विकल्प में न दिखे तो तब आप दंत भी कह सकते हैं। पहला उत्तर क्या होना चाहिए आपका? दंत मूल ही होना चाहिए। दोनों नहीं है उत्तर भाई, दंत मूल ही है। अगर विकल्प में दंत मूल नहीं मिलता है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, लिखने वाला है, फिर तो आप दंत मूल ही लिखें। लेकिन जहां विकल्पों में आपने उत्तर देना है, विकल्पों में से चयनित करना है सही उत्तर, और वहां दंतमूल विकल्प में नहीं है, तो फिर आप दंत को चुन सकते हैं। ठीक है जी, और इसका वर्ग क्या होगा? तो वरत से इसका वर्ग होता है, वरत से। लेकिन वरत से वर्ग नजर न आए तो तब आप क्या कह सकते हैं? दंत्य भी कह सकते हैं, क्योंकि दंत के आधार पर होगा ना, फिर दंत्य हो जाएगा। और ह, इसका उच्चारण स्थान होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र से ह उच्चरित होता है, और इसका वर्ग होता है काकल्य। वर्ग क्या होता है जी? काकल्य वर्ग होता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखेंगे भाई सभी इस बात को, बोलिएगा। ठीक है ना, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी सारे
बनते हैं प्यारे साथी, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट बना के लिख लो, यहां जगह है आपके पास, इसमें लिख लो, ठीक है। आप नीचे ही लिखिएगा, मेरे पास नीचे यहां जगह नहीं है, तो मैं इधर लिख रहा हूं कि र को लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन तथा ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये देखिए, र को लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि जब हम र बोल रहे हैं, र र र र र, तो हमारी जीभ में एक लुंठन है, प्रकंपन है। र र बोल के देखिएगा, र लुंठन है भाई, ये कंपन आ रही है। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं ल, ध्यान दीजिएगा, जब हम ल बोल रहे हैं प्यारे साथी, तो हमारी जीभ अर्ध चंद्राकार हो जाती है, पीछे से ल ल ल ऐसे बोलेंगे, जीभ अर्ध चंद्राकार हो जाएगी और जीभ के दोनों ही पार्श्वों से हवा रगड़ खा के बाहर निकलती है, दोनों पार्श्वों से टकरा के बाहर निकलेगी। अब दोनों पार्श्वों से टकरा के बाहर निकल रही है, इसलिए इसे हम पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। पार्श्व क्या होते हैं भाई? हिस्से, भाग, जीभ के दोनों भाग, वो है पार्श्व, और दोनों पार्श्वों से हवा टकरा के बाहर निकल रही है, तो पार्श्विक व्यंजन ल को कह दिया जाएगा। ठीक है जी। यहां तक हमारे ये व्यंजन जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन कितने होते हैं जी, व्यंजन कितने बताए थे भाई? व्यंजन आपको मैंने बताए थे कि भाई व्यंजन होते हैं 33। बच्चा समझ में आ रहा है सभी को? 33। ठीक है जी। इसमें से स्पर्श व्यंजन कितने हुए भाई? बोलिएगा, स्पर्श व्यंजन कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। संघर्षी व्यंजन कितने? 4। 25 4 29, 29 4 33। ये है व्यंजनों की संख्या। इस तरीके से ये 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है जी। पर इन 33 व्यंजनों के अलावा भी कुछ व्यंजन होते हैं जिन्हें हमने यहां देखना है, समझना है। देखिएगा कौन कौन से हैं भाई इन 33 के अलावा। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन, चौथा नंबर लिख रहा हूं मैं यहीं। संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं भाई संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में? तो 4 होते हैं। ठीक है जी।
हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 4 संयुक्त व्यंजन? देखिएगा, एक है क्ष, एक है त्र, एक है ज्ञ, एक है श्र। ये कैसे कैसे बने होते हैं? जब हम क्ष की बात करेंगे तो ये क धन श से मिलकर बना हुआ होता है। क धन श, ये हो जाता है क्ष। इसी तरीके से त्र की बात करेंगे तो ये त धन र से मिलकर बना हुआ होता है, त्र होता है, त्र, त धन र से मिलकर बनता है। और अगला है हमारे पास ज्ञ, जिसका उच्चारण आप लोग ज्ञ करते हैं। आप ज्ञ बोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसका उच्चारण आपको ज्ञ करता नजर आऊंगा, और ज्ञ क्यों करता नजर आऊंगा उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि ये ज धन य से मिलकर बना होता है। जैसे क धन श से मिलकर बना है तो क्ष बना, इसी तरीके से त धन र से मिलकर बना है तो त्र बना, त्र त्र, त धन र से मिलकर त्र, तो ज धन यहां से मिलकर ज्ञ कैसे बनेगा भाई? ज्ञ कहीं से कहीं तक है क्या? जब हम ज्ञान लिखते हैं, ज्ञान, यह है ज्ञान, लेकिन हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ज्ञान करते हैं। भाई इसका उच्चारण ज्ञान नहीं है, इसका उच्चारण तो ज्ञान है, ज्ञान। ये तो ज्ञा हो गया, ज्ञ, ये नहीं है। इसका उच्चारण क्या होता है? ज्ञ होता है, ज्ञ। तो इसका उच्चारण सही क्या है? ज्ञान होगा। इसी तरीके से संज्ञा, इसी तरीके से यज्ञ, और इसी तरीके से उच्चारण होता है भाई जहां जहां भी, जैसे ज्ञान यहां मैंने लिख दिया, ज्ञान सुधा शब्द हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे ये है। आगे देखिएगा, ये है श्र, ये बना होता है प्यारे साथी श धन र से। इनका आपको उच्चारण स्थान ध्यान नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है ना। यहां बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे बने होते हैं और ये कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं भाई संयुक्त व्यंजन। क्ष है, त्र है, जिसे आप कहेंगे, और श्र है, ठीक है। ऐसे ज्ञ इसका उच्चारण हो जाता है, क्ष त्र ज्ञ श्र, और ये ज्ञ बोल सकते हैं आप इसे। ये 4 होते हैं, और ये बने कैसे कैसे होते हैं? क धन श से, त धन र से, ज धन य से, श धन र से। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये थे संयुक्त व्यंजन, ठीक है जी। इसके बाद अगला, संयुक्त व्यंजन के बाद अगला बिंदु हमारे पास आता है जिन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये क्या होते हैं भाई उत्क्षिप्त व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहा जाता है? ठीक है जी, देखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, तदुपरांत, तदुपरांत मतलब उसके बाद, स्पर्श करने के बाद, तदुपरांत झटके से नीचे आ जाती है, ठीक है जी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा समझाया था क्या होता भाई? मूर्धा को स्पर्श करती है, तदुपरांत झटके से नीचे आ जाती है, उन्हें आ जाती है, ठीक है जी,
उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं? जैसे, अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर यहीं पर एक और लिख लीजिए, उत्क्षिप्त व्यंजन या, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनका नाम है और द्विगुण व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, क्योंकि पेपर में उत्क्षिप्त व्यंजन भी पूछा जा सकता है, द्विगुण व्यंजन भी पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज न हो, आप दोनों ही स्थिति में अपना सही उत्तर दें। उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे, जैसे ड़ नीचे ऐसे बिंदी लगेगी और ढ नीचे ऐसे बिंदी लगेगी। जैसे पेड़ ड़ और पढ़ना ढ, पढ़ना। तो पढ़ना और पेड़, पेड़, इनमें जो ये ड़ और ढ़ लगा है, इसी को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब इनकी कुछ पहचान होती है भाई, पॉइंट बना के लिखना है आप लोगों ने जी। ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियां हैं भाई, संस्कृत में ये नहीं थी। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ये सुना होगा ना आप लोगों ने भाई। ये चीज आपको पता है कि नहीं है? बताइए कि ऐसे हमारी हिंदी भाषा बनी है। सबसे पहले थी संस्कृत, संस्कृत से आई पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो कुल मिला के हमारा विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और हिंदी की आदि जननी कौन है? जो दादी अम्मा है वो कौन है जी? संस्कृत है। ठीक है, ये चीज, ये हिंदी की नवीन विकसित ध्वनियां हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक पॉइंट और कि उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में, उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता भाई, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। तथा मध्य तथा शब्द के मध्य तथा अंत में इनका प्रयोग शब्द विशेष पर
निर्भर करता है। ठीक है जी। उच्चित व्यंजनों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है भाई, शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं होगा। शब्द के मध्य तथा अंत में इनका प्रयोग शब्द विशेष पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे भाई, जैसे रोड, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है जी, रोड में बिंदी नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर अंग्रेजी का एक शब्द हमें लिखना हो डोर, इसमें बिंदी नहीं लगेगी भाई। शब्द के आरंभ की अगर बात करें ढोलक, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसे। इसी तरीके से अब मैं कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं वो जिनमें बिंदी लगेगी। जैसे जैसे पेड़ शब्द है, सड़क शब्द है, ठीक है जी, और इसी तरीके से मेंढक शब्द है, और इसी तरीके से पढ़ना शब्द है, आदि। जन के नीचे या बिंदी लग रही है वहां तो उच्चिप्त व्यंजन है, और जहां बिंदी नहीं लग रही है वहां उच्चिप्त व्यंजन नहीं है, वहां सामान्य व्यंजन है। रोड, जीभ ऊपर रही, झटके से नीचे नहीं आई। लेकिन जब हम बोलेंगे पेड़, पेड़, ड़, जीभ ऊपर गई और फिर तुरंत नीचे आई है। इसी तरीके से जब हम बोलेंगे सड़क, 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 बोल के देखो सड़क, तो जीभ ऊपर जा रही है और तुरंत फिर नीचे आ रही है। आप लोग कर पाते हो भाई, नहीं कर पाते हो इनका उच्चारण? बिहार में इसका उच्चारण भी नहीं हो पाता भैया, ड़ बोल नहीं पाते। और ये तो छोड़ो, ये पेड़ भी आप में से काफी सारे लोग नहीं बोल पाते होंगे। पेड़, जैसे मेरे साथ के काफी सारे हैं बिहार के दोस्त, तो वो इसका उच्चारण करते हैं पेड़, पेड़। वो देखो बड़ा सा पेड़ है, अरे पेड़ नहीं है दोस्त, पेड़ है, पेड़। क्या कहेंगे? पेड़ कहेंगे। समझ रहे हैं बात को भाई? पेड़ कहा जाएगा, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं होगा, पेड़ होगा। समझे भाई? ये सड़क है, सड़क नहीं है, सड़क कि सड़क जा रही है, नहीं, सड़क। मेंढक, इसी तरीके से पढ़ना, ढ ढ, पढ़ना। तो ये थे उच्चिप्त व्यंजन, यहां तक हमने बात समझी। ठीक है, इसके अलावा कुछ ध्वनियां और होती हैं। ये सब व्यंजन, स्वर, ये सब ध्वनियां ही हैं भाई, वर्ण ध्वनियां ही हैं। ठीक है ना? आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां। ठीक है जी, आगत ध्वनियां क्या होती हैं भाई? इनके मैं केवल पॉइंट बना के आपको लिखवा देता हूं, पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है यहां से इतना डीप में आपसे क्वेश्चन ना पूछे, तो मैं इसका केवल पॉइंट बना के आपको लिखवा रहा हूं। आगत ध्वनियां आप ऐसे पॉइंट बना लेंगे। जैसे एक तो आगत ध्वनि है आ, ये अर्धचांद। आ को हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और क्यों लिया गया है भाई अंग्रेजी भाषा से? क्या कारण रहा होगा कि हमें अंग्रेजी भाषा से ये लेना पड़ा? अंग्रेजी के कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम सही नहीं कर पाते थे, उसके लिए हमें इस अर्धचांद की जरूरत पड़ी। जैसे एक शब्द है आपके पास, क्या लिखे भाई, क्या लिखा है ये बताना, बोलो क्या लिखा गया है ये शब्द? कॉलेज। ये कॉलेज लिखा है क्या? कॉलेज
ना भाई, कॉलेज तो नहीं है ये। कलेज है? नहीं भाई, कलेज भी नहीं। कॉलेज है क्या? नहीं जी, कॉलेज भी नहीं। अरे है क्या, हिंदी के वर्णों के आधार पर, हिंदी की ध्वनियों के आधार पर हम इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। ठीक है जी, संभव ही नहीं है। इसीलिए क्या कर दिया गया, एक अर्ध चांद लाया गया, कॉलेज। अब इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, कॉलेज। ये हिंदी की ध्वनियों में नहीं है, ये हमने अंग्रेजी से ली। इसी तरीके से नॉलेज, वॉच, डॉग, कॉफी आदि, इन सभी में किसका प्रयोग किया गया है, आगत ध्वनि का प्रयोग किया गया है। ये होता भाई आगत स्वर। इसे क्या कहते हैं हम, आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि आ क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, कुछ आगत व्यंजन भी होते हैं भाई। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो, क, ख, ग, ज, प को हिंदी भाषा में, को हिंदी भाषा में अरबी, फारसी भाषा का, या फिर कह लीजिए भाषा से लिया गया, सीधी सीधे भाषा से लिया गया है। ठीक है जी, अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण हम सही नहीं कर पा रहे थे, शुद्ध नहीं कर पा रहे थे इस नुक्ते के बिना। ये जो यहां आपको दिख रहा है ना, ये जो बिंदी है, इसे कहते हैं प्यारे साथी नुक्ता। इसे नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता। इस नुक्ते के बिना हम इनका उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे थे। तो ये हो गया क, ख, ग, ज, फ, ऐसे। जैसे शब्द हो जाएगा आपके पास, जैसे इज्जत, इज्जत नहीं होगा भाई, इज्जत, इज्जत, ज, ज, ज। इसी तरीके से जिंदगी, जिंदगी शब्द होगा भाई, इसमें ज में नुक्ता लगा हुआ है। इसी तरीके से शब्द होता है सफेद, ऐसे। सफेद, फ में नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है जी, हम कहेंगे कॉफी, जो यहां ऊपर लिखा भी है हमने, कॉफी, यहां फ में नुक्ता लगा है भाई। हम इसकी बात कर रहे हैं, कॉ वाले की बात नहीं कर रहे, कॉफी। ठीक है, और क्या शब्द हो सकते हैं भाई, ख्वाहिश, ख्वाहिश, यहां ख में नुक्ता लगा है। इसी तरीके से खबर, खबर, आगे देखिएगा बाजार आदि। ठीक है, ग वाला भी एक लिख देते हैं, चलिए बाकी सब लिख दिए, क वाला भी लिख दिया। हाँ, कफन, कफन, क वाला भी होगा, ग से गरीब होता भाई, गरीब, गलत आदि। ठीक है जी, ये है आगत ध्वनियां। ये क्या है, आगत ध्वनियां है भाई। और ये जो है, ये जो आ है,
इसे तो कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं इसे? आगत स्वर कहते हैं भाई। और क ख ग ज फ, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन इन्हें कहा जाएगा। इतनी बात अब आपको यहां से ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, अब हमने व्यंजनों का वर्गीकरण कुछ और आधार पर भी करना है, जैसे प्राण तत्व के आधार पर, और पहले प्राण तत्व के आधार पर देखो, फिर अगला देखेंगे, ठीक है ना। प्राण तत्व के आधार पर, वर्ण। प्राण तत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? तो दो प्रकार के। एक घुट पानी पी लो भाई। प्राण तत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण यहां मैं स्वर की भी बात कर रहा हूं, अयोगवाह की भी बात कर रहा हूं, और व्यंजन की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तीनों इसमें आ जाएंगे प्राण तत्व के आधार पर।